आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा आज का। और आज इस सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का पेपर था, आर्ट वाले लड़कों का ये इकोनॉमिक्स का पेपर था। और ये जी ग्रुप का हमारे पास पेपर आया है, हम इसका सोल्यूशन करा दे रहे हैं। आपको जिस ग्रुप का आंसर चाहिए आप उसका मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि क्या उसका आंसर होगा। सबके लिए वीडियो अलग अलग आ जाएगी। इस वीडियो में हम जी ग्रुप को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को कराएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन। सभी लोग अपना आंसर मिला लेंगे कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए यहाँ से 1 नंबर से हम शुरू करेंगे। 1 नंबर में है यहाँ पे कि कई अंधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा ए, अंधिमान बंडल। इसके समूह को अंधिमान बंडल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफिक निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है सामान्य तुष्टिगुण वक्र। सामान्य तुष्टिगुण वक्र इसको कहते हैं। सब लोग केवल अपना आंसर को टिक करते जाएंगे और अपना मिलाएंगे कि उनका कितना एग्जाम में नंबर आ रहा है। तीसरा देखिएगा कि है कि अंधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होती है। तो इसकी प्रतिस्थापना दर आपको वर्धमान नहीं ह्रासमान हो जाएगा। ह्रासमान आपको इसकी स्थापना दर हो जाएगी। तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे चौथा में है कि उपभोक्ता के इष्टतम उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अंधिमान वक्र को क्या कहा जाता है। तो इसमें चौथा को आपको सही आंसर हो जाएगा कि स्पर्श करती है। स्पर्श करती है, क्या करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि स्पर्श करती है। पूछ रहा है क्या करती है, तो स्पर्श करती है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि बी। पांचवा देखिए, पांचवा में है कि मांग वक्र की ढाल क्या होती है। मांग वक्र की ढाल आपको ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुरू में आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब आप लोग को कर देना है। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे है कि सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होती है। तो आय में वृद्धि के साथ बढ़ेगी। सामान्य वस्तु की मांग जो हो, जितनी आपकी आय बढ़ेगी उतनी उसकी मांग बढ़ेगी। सातवां में है कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मान वक्र का क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपको योग भी होता है और असमंजस संकलन भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों आपको सही हो जाएंगे। 8 नंबर में है कि यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की लोच, लोच को ईडी लिखा जाता है, क्या होगी। यानी कि मांग की लोच आपको इसमें क्या हो जाएगी। तो इसका सही हो जाएगा वो अनंत के बराबर हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। यहाँ पे 9 नंबर में है कि एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक अक्ष को काटता है वह मांग की लोच का मान क्या होता है। तो लोच का मान आपको हो जाएगा 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। 10वां क्वेश्चन में है कि मांग वक्र का समीकरण पीई बराबर ई है, पी क्यू बराबर ई है, जहां पी मूल्य क्यू और मात्रा ई स्थित है। इस मांग वक्र का क्या आकार होता है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। इसका हमको सही आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसको हमको थोड़ा ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। 10 नंबर, तो जिनको भी ये पता होगा आंसर हमको बता दीजिएगा। 11 नंबर, चलिए देखिए 11 में है कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है, तो वस्तुओं का उत्पादन करती है और सेवाओं का भी उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 12 में है कि मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। 13 में है कि वर्ष 1929 में 1933 के बीच हर एनवा अमेरिकी वासी में कितने बेरोजगार थे। मतलब बेरोजगारी क्या वहां पे पूछ रहा है कि कितने बेरोजगार वहां पे थे। तो इसमें हो जाएगा चौथा, हर चौथा व्यक्ति वहां पे बेरोजगार था अमेरिका में। ठीक, ये कब की बात हो रही है, तो 29 से 33 के बीच की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथ में होता है। तो पूंजीपति, पूंजीपति इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पूंजीवादी उद्यमियों के पास होता है। 15 नंबर में है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधित निर्णय किस क्षेत्र द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें आपको 15 का सही नंबर हो जाएगा सी, व्यापारिक क्षेत्र द्वारा लिया जाता है। सभी लोग टिक करते जाएंगे अपना, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 नंबर में है कि निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु, मतलब कह रहा है कि निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु, तो इस किसी देश द्वारा वस्तु विदेश में विक्रय किया जाता है। निर्यात में क्या होता है, अपने देश से दूसरे देश में बेचा जाता है, तो विक्रय किया जाता है। 17 नंबर में है कि उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं। मतलब किसको लाभ कहते हैं, तो श्रम को ही लाभ कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 17 का सही हो जाएगा।
18 में है कि किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। मतलब 18 का क्वेश्चन है तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, तो विकासशील देश, विकसित देश नहीं विकासशील। विकसित अलग होता है, विकासशील अलग होता है। विकसित देश में एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा अमेरिका, विकासशील में हमारा भारत आ जाएगा कि अभी विकास की राह पे चल रहा है। ठीक, आगे है 19 नंबर में कि वह वस्तु जो अल्पकालीन उपभोग से नष्ट नहीं होती क्या कहलाती है। मतलब उसको क्या कहा जाता है, तो टिकाऊ वस्तु। जो जल्दी नष्ट ना हो उसे टिकाऊ वस्तु कह देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 में है कि दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना दो बार हो जाती है। किस वस्तु की दो बार हो जाती है, तो पूंजीगत वस्तु की गणना दो बार आपको हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी। 21 आप देखिएगा, 21 में है कि जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो 21 क्वेश्चन है और 21 का ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर में कि संतुलन। जब बाजार पूर्ति मांग के बराबर हो जाता है तो उसे संतुलन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 22 में है कि बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, तो बिस्कुट का बाजार आपको हो जाएगा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में चलिए कह रहा है कि संतुलन मूल्यों से अधिक किसी मूल्य पर मांग डी की अपेक्षा पूर्ति एस क्या होती है। तो इसमें पूछ रहा है 23 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी बड़ा हो जाएगा एस से। मतलब कि इसमें जो है ना कि ये वाला बड़ा होता है अपेक्षा पूर्ति से। आगे है 24 नंबर में कि किस स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है। मतलब किस स्थिति में उस स्थिति को बताना है, तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा जब पूर्ति वक्र बाएं शिफ्ट करता है, यानी कि लेफ्ट साइड जब होता है तो ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे है 25 नंबर में कि राशन की दुकानों में मिलने वाले गेहूं किसका उदाहरण है। राशन की दुकानों में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है, तो निम्न निर्धारित कीमत का, मतलब सबसे कम कीमत में राशन की दुकानों पर दिया जाता है। आगे है 26 नंबर में, 26 में है कि फार्मों फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा। यानी कि रुकने का बात कर रहा है तो कब ये रुकेगा, जब आपको हो जाएगा जब फार्में सामान्यतः लाभ अर्जित कर रही हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 26 का बी। 27 है, 27 की निम्नलिखित निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है। मतलब किसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो अधिपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 27 का हो जाएगा ए। 28 है, 28 में है कि ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता हो क्या कहलाती है। इसमें इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है अल्पाधिकार। ठीक, यानी कि 28 का हो जाएगा आपको सी। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि दो विक्रेता किसी प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है। दो विक्रेता किसी बाजार के विशेष स्थिति कब हो सकते हैं, जब अल्पाधिकार हो। क्या हो, अल्पाधिकार हो। 30 में है कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो सजातीय वस्तु के कारण, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 31 का है, 31 में क्वेश्चन कि निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। इनमें से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है, तो जलपान ग्रहण, बीमा और कोचिंग सभी आता है, तो इनमें से हो जाएगा सभी। और ऑप्शन में जब भी इनमें से सभी दिखे लगभग 80% चांस होते हैं कि वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो 31 का हो जाएगा डी। आगे चलिए 32 में, 32 में कि निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन कर रहा है। मतलब इनमें से कौन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो 32 में हो जाएगा अध्यापक थोड़े करता है, कभी भी गलत हो जाएगा, और खिलाड़ी भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा बुनकर। बुनकर कोई बीन कर नया वस्तु बना देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 32 का डी। 33 है कि सीमित संसाधनों का वनिधान वनिधान क्या है, तो इसमें हो जाएगा 39। ये क्वेश्चन 33 है। ठीक, 33 इसमें से हो जाएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 33 का। 34 में है कि निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है। मतलब निम्न में से किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है, तो 34 का हो जाएगा आपको डी, आर्थिक लागत। यानी सेम वही चीज यहाँ पे भी ऑप्शन में दे दिया है, तो हम आपको डी इसमें करके निकल जाएंगे। 35 है कि बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है। मतलब इसका निर्णय कौन करेगा, तो बाजार तंत्र। मतलब जो बाजार में मांग रहेगा उसी का किया जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बी, बाजार तंत्र। 36 में है कि बाजार शब्द का आशय किससे है। 36 में है कि बाजार शब्द का आशय किससे है, तो माध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो, जैसे फोन। तो ये हो जाएगा आपको इसका बी, यानी 36 का बी।
37 में है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो एकदम वीवीआई का इसको एकदम कह लीजिए कि बहुत बार आ गया है, तो इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। 38 में है कि वस्तु की मांग पूर्ति में उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मतलब ये किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है सकारात्मक अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यानी कि दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 33 का रहे, 38 का हो जाएगा डी। 39 की देखिए, 39 में है कि किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है, तो मतलब ये किसमें होता है, तो ये होता है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका हो जाएगा 39 का सी। 39 का हो जाएगा सी। 40 में देखिए, 40 में है कि बचत रेखा के समीकरण में क्या है, मतलब इनमें से कह रहा है कि P1x प्लस P2x2 बराबर n में P1 और P2 क्या है, तो इसमें P1 और P2 का आपको मान है, तो इसमें हो जाएगा वस्तु एक एवं वस्तु दो के मूल्य, यानी P1 हो जाएगा वस्तु वन और P2 हो जाएगा वस्तु टू, तो इसका हो जाएगा 40 का ए। ठीक। 41 में एक निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है, तो उसको किसके लिए परिभाषित किया जाता है, तो निवेश के लिए। किसके लिए, निवेश के लिए, यानी 41 का हो जाएगा सी। 42 में है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है, 42 में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की पूंजी कौन है, तो 42 में हो जाएगा भवन, कार्यालय, स्थान और सड़क, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए जो भी अभी तक इनमें से सभी आया, सब इनमें से सभी ही हमारा आंसर हुआ है, और 42 में भी अभी तक इनमें से सभी ही होगा, यानी 42 का डी। 43 में है कि पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं, तो इसके समायोजन को आपको क्या कहते हैं, तो मूल्य ह्रास। टूटेगा फूटेगा तो मूल का आपको कमी होगा, यानी मूल का ह्रास हो जाएगा, यानी कि 43 का हो जाएगा सी। 44 में है कि पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है, यानी पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है, तो उपभोक्ता करता है, व्यापारी भी करता है और उद्यमी भी करता है, तो इसका भी हो जाएगा इनमें से सभी, इसका भी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 44 का डी भी हो जाएगा। 45 में है कि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है, मतलब वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है, तो आपको हो जाएगा पूंजी से। पैसा रहेगा तभी तो किसी वस्तु को खरीदिएगा, तो इसमें हो जाएगा पूंजी। आगे है 46 में, 46 में है कि सरल अर्थव्यवस्था के आय, 46 में सरल अर्थव्यवस्था के आय के वर्तुल्य प्रवाह के उत्पादन के कारणों की मांग कौन करता है, यानी कि इसकी मांग कौन करता है, तो मांग आपको व्यापारक क्षेत्रक करता है, व्यापारक क्षेत्रक, व्यापार क्षेत्रक आपको इसकी मांग करता है। 46 था, हाँ 46। 47 में देखिएगा, 47 में यहाँ से है कि अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं, तो किए गए व्यय को आपको बोला जाता है उपभोक्ता व्यय। क्या बोलेंगे, उपभोक्ता व्यय। तो 47 का हो जाएगा बी, 47 का बी। 48 में देखिएगा क्या है कि फर्म उत्पादन, 48 में है कि फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है, तो ये होता है कच्चा माल का इसमें उपयोग होता है। 48 का ए हो जाएगा। 49 सकल वस्तु वर्धित माइनस ए इज इक्वल टू निवल मूल्य वर्धित, यहाँ ए क्या है, मतलब ए का इसमें कह रहा है कि ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ होता है मूल्य ह्रास, मतलब कि सकल वस्तु में से आप मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा, यानी 49 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 देखिए, 50 में है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है, तो किन मूल्यों पर इसकी गणना की जाती है, तो इसको की जाती है आधार वर्ष कीमतों पर, आधार वर्ष कीमतों पर, तो 50 का हो जाएगा बी। अभी तक आधा क्वेश्चन हो गया है, और यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बाकी आपको जो इसमें आप कुछ भी डाउट लगे जरूर कमेंट में करके पूछिएगा हमसे। 51 में है कि यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 के कीमतों से की जाएगी, तो 2023 एवं 2010 क्रमशः क्या है, तो इसमें पूछ रहा है कि इन सबको क्या कहेंगे, तो 2023 को कहेंगे चालू वर्ष और 2000 वर्ष को कहेंगे आधार वर्ष, मतलब उसको आधार मानकर इस वाले वर्ष में काम चल रहा है। ठीक, तो इसको इसका आंसर हो जाएगा सी। 51 का। 52 में देखिए, 52 में कह रहा है कि वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य की तुलना की जाएगी, किस वर्ष के मूल्य की तुलना की जाएगी, तो आपको की जाएगी आधार वर्ष। किसके, आधार वर्ष से। आपको इसमें ईस्वी नहीं टिक कर देना है, ठीक, आधार वर्ष जो भी इसका आधार वर्ष हो वही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, आधार वर्ष। 53 में है यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होगी, मतलब इसके आय को क्या बोलेंगे, तो इसके बोलेंगे धनात्मक।
कैसी होगी, तो धनात्मक यानी पॉजिटिव आय होगी। यहाँ पे उत्पाद अधिक है ना, तो इसमें आय मतलब कि बढ़ेगा, यानी कि धनात्मक इसका हो जाएगा आंसर। तो 54 में देखिए क्या है, ये अभी तक 53 था, 53 का बी हो गया। 54 में देखिए, 54 में है कि निवल अप्रत्यक्ष कर इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर माइनस जेड। तब इसमें कह रहा है कि जेड क्या है, मतलब कि जेड क्या है, जेड का अर्थ क्या है, तो जेड का अर्थ है उत्पाद, उत्पाद नहीं उपादान, जेड का अर्थ है उपादान, उपादान हो जाएगा, उत्पाद नहीं उपादान, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 55 में है कि सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है, मतलब सस्ते दर पर जब रसोई गैस मिल रहा है तो किसका उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर का, मतलब इस पे अभी कर मान लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से लग रहा है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर का ये उदाहरण है। 56 में है कि निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, ठीक। तो ये किसकी है, तो ये आपको हो जाएगा विधिग्राह्य मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मूल्य वृद्धि से लेन देन संव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा, तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, मुद्रा की मांग बढ़ेगी, इसमें यही परिवर्तन होगा, ठीक। आगे है 58 कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में M1 का कौन सही घटक है, यानी कि M1 का घटक कौन है, तो M1 का आपको घटक हो जाएगा करेंसी नोट और सिक्के, सही है। और इसमें हो जाएगा मांग जमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें है, ए और बी दोनों, यानी 58 का हो जाएगा डी। 59 में है कि आवधिक आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है, आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है, तो आवधिक जमा आपको रखा जाता है चालू जमा खाता में, यानी कि चालू खाता में इसको रखा जाता है। 60 में है यदि करेंसी यानी कि सीयू हो और जमा डीडी हो तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगी, यानी इसका अनुपात आपको बताना है, तो ही सीयू अनुपात डीडी, सीयू देखिए एकदम इजी दे दिया है, सीयू डीडी दिया है और इन्हीं दोनों का अनुपात भी पूछ रहा है, तो सीयू बटे में डीडी, यानी कि सीयू अनुपात डीडी इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर में है कि प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करेगी, यानी कि इसकी किस ओर जाएगा, तो ये भी पीछे ही जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी हो जाएगा आपको दाहिनी ओर, यानी कि राइट साइड, किधर राइट साइड। 61 का बी, 61 का बी करिएगा। 62 है कि सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है, यानी कि कटान बिंदु को बताना है किस बिंदु पर काटता है, तो न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ठीक। आगे है 63 नंबर में कि निम्न में कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है, मतलब कि यू के आकार का कौन होता है, तो यू के आकार को होता है आपको कुल स्थिति लागत वक्र, हाँ ये ऑप्शन आपको हो जाएगा सही, 63 का ए हो जाएगा। टिक करते चलिएगा और अपना जांच कर लीजिए कि आपका कितना स्कोर आया, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। 64 में है कि क्यू इकाई उत्पादन पर कुल लागत माइनस क्यू माइनस 1 इकाई उत्पादन पर कुल लागत बराबर, यानी कि इसका मान बताना है कि क्या होता है, तो इसका हो जाएगा औसत लागत, यानी औसत लागत का ही फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। 65 में है कि सीमांत लागत वक्र एवं औसत लागत वक्र दोनों किस आकार के होते हैं, तो इनका आकार बताना है, तो ये उल्टे यू के आकार के होते हैं, यानी 65 का हो जाएगा ए, 65 का ए। 66 में है यदि सभी यदि सभी आगतों में टी इंटू टी ग्रेटर देन 1 गुनी वृद्धि होती है, जिसमें उत्पादन भी टी गुना बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे मतलब कि इस स्थिति को क्या कहेंगे, तो इस स्थिति को कहेंगे वर्धमान पैमाने पर प्रतिफल, प्रतिफल वर्धमान यानी कि बड़े पैमाने पर। आगे है 67 में कि कौबल डगलम उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू x1 इतना इतना इतना, और इसमें कह रहा है कि क्या दर्शाता है, मतलब ये कौन सी स्थिति को दर्शाता है, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन करिएगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 67 का है। 68 है कि निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत, निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत क्या होती है, तो कुल परिवर्तीय लागत के बराबर होती है, कुल परिवर्तीय लागत के बराबर होती है। 69 में 69 की डेल्टा कुल लागत है बटे में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, मतलब इसका मान बताना है, तो 69 का आपको हो जाएगा औसत लागत, औसत लागत के ही बराबर होती है। यहाँ पे 70 में कि अल्पकाल औसत स्थित लागत वक्र की ढाल क्या होती है, तो लागत वक्र की ढाल आपको हो जाएगा 70 में, इसका आंसर ऋणात्मक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इसका हो जाएगा प्लस, यानी कि बी, 70 का बी। 71 सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है, मतलब सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है, तो इसमें आपको सरकार करेगी धनी से अधिक कर गरीबों पर अधिक खर्च, तो इसमें हो जाएगा सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। 71 का भी होगा डी, और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं करना है, अगर डाउट लगे तो आपको मैसेज जरूर कर लेना है, यानी कि कमेंट, ठीक। 72 में है
पूंजीगत प्रतियों की सबसे मुख्य मद क्या है, मतलब इसमें सबसे मुख्य आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर में बिक्री के आय। 73 में है कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य इनमें से सभी हो जाएगा कि निर्गत में वृद्धि, उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करना, आय में वृद्धि, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अभी तक जितना भी इनमें से सभी आया है, सब में इनमें से सभी ही सही हुआ है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा आगने वाले भी टेस्टों में, यानी कि एग्जाम में। सरकारी व्यय गुणक क्या है, इनमें से सरकारी व्यय गुणक क्या है, मतलब किसको दर्शा रहा है सरकारी व्यय, वो आपको टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 75, संतुलित बजट गुणक का मान क्या है, यानी कि 75, 75 का आंसर हो जाएगा एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 76 में है कि निम्न में से किससे किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा, मतलब किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। अगर हम व्यय लेंगे कर कर से, ऋण से, यानी सबसे आपको इस पे अगली पीढ़ी पर हमको बोझ ही पड़ेगा। 77 में है कि परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंध पत्र आदि का कार्य क्रय विक्रय, मतलब खरीद बिक्री का विवरण किस खाते में होता है। 77 में आपको इसका आंसर देना होगा चालू खाते में। किसमें? चालू खाते में। 78 है कि विनिमय दर में मूल्य ह्रास से घटक क्या होते थे, तो इसका हो जाएगा 78 को आपको ए आयात, आयात हो जाएगा आंसर। 79 है खुली अर्थव्यवस्था का संतुलित क्या होता है, संतुलन क्या होता है, मतलब खुली अर्थव्यवस्था को कौन इसमें से दिखा रहा है, तो उसमें से आपको हो जाएगा इसका कि वाई वाला, यानी कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसी को ही दिखा रहा है। 80 नंबर में है कि निम्न में से कौन बड़ा है खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए, खुली अर्थव्यवस्था का गुणांक। जहां खुली दिख जाए उसको लगभग लगभग टिक करके निकल जाइएगा, जब न आ रहा हो, और आ रहा हो तो अच्छे से पढ़ के निकलना है। 81 में है कि अन्य आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर आप हमको अभी डाउट लग रहा है, तभी हम नहीं करा रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक। 82 है कि दो दो आगतों के संयोग का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करता है क्या कहलाते हैं, तो 82। 82 का आपको हो जाएगा सी, 82 का हो जाएगा समलागत रेखा, 82 का हो जाएगा समलागत रेखा। 83 में है कि निम्न में से किस आगत की मात्रा को दीर्घकालीन परिवर्तन किया जा सकता है, तो 83 का आपको हो जाएगा ए श्रम, श्रम को आपको दीर्घकालीन में परिवर्तित किया जा सकता है, तो 83 का ए। 84 है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के किस बिंदु पर काटती है, तो 84 देखिए सेम ही आया था, न्यूनतम बिंदु पीछे भी, मतलब रिपीट उसी को थोड़ा घुमा कर दे दिया है क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन दो बार, टॉपिक को इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। 84 का हो जाएगा बी। 85, 85 में है कि परिवर्तित अनुपातों के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आपको परिवर्तन किया जाएगा स्थिर एवं परिवर्तनशील आयतों के अनुपात में, तो यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 86 है यदि उत्पादन के कारकों में टी गुना वृद्धि की जाए, जिससे उत्पादन में भी टी गुना वृद्धि हो जाए, तो टी, तो इसमें मतलब आपको टी का मान बताना है कि टी क्या अर्थ क्या इसमें कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको 86 का होना चाहिए। 86 का आपको वर्धमान अनुपाती परिफलन, हाँ यही सही होगा, यानी 86 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कीजिएगा। 87 है कि जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होता है, तो 87 का आपको हो जाएगा वृद्धि होती है, उसमें भी वृद्धि होती है। 88 एक निम्न में से कौन समीकरण सही है, इसमें से कौन समीकरण सही है, तो इसमें से आपको बी ऑप्शन, आपको कुल परिवर्तनीय लागत इज इक्वल टू औसत परिवर्तनीय लागत गुणे मात्रा, यानी कि ये वाला आपको सही है। 82 मतलब 88 का बी। 89 है कि निम्न में कौन वक्र किस वक्र को किसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, न्यूनतम बिंदु वाला लगभग मतलब कि बहुत क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी आप करिएगा सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है यही इसी बिंदु पर, तो 79 का हो जाएगा बी। 80 90 में है, 89 था वो, और 90 है। 90 में है कि फर्म की कुल संप्राप्ति एवं कुल लागत अंतर क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपको लाभ, अंतर को लाभ बोला जाता है, लास्ट में लाभ ही मिल जाएगा। 91 है कि बैंकों में, यहाँ पे 91 है कि बैंकों के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा ऋण पर ब्याज की दर क्या होती है, तो 91 का आपको सही आंसर हो जाएगा ए, अधिक होती है, ऋण की दर अधिक होती है। 92 है यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में परिवर्तित करनी है तो वह क्या करेगा, यानी कि रिजर्व बैंक अब इस स्थिति में क्या करेगा, तो नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा। ठीक।
तो इसका हो जाएगा सी 92 का 93। देखिए 93 में है कि उपभोक्ता फलन सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी वाई में सी क्या है, सी क्या है, तो 93 का आपको हो जाएगा न्यूनतम जीवन यापन उपभोग उपयोग है उपभोग है, ठीक। 94 94 निम्न में कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, 94 का हो जाएगा फल भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, डी ऑप्शन। 95 का आपको आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें भी इनमें से सभी कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू इतना इतना में कौन स्यावत पद है, तो डी इसमें हो जाएगा। इनमें से सभी सभी पद स्यावत पद इसमें बोले जाते हैं, तो इसमें 95 का भी हो जाएगा डी। 96 है उपभोग फलन इतना का इतना 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 का मान क्या होता है, तो 96 का भी हो जाएगा आपको इनमें से सभी। मतलब देखिए जहां भी इनमें से सभी है, यहाँ भी इनमें से सभी ही सही हुआ, यहाँ भी इनमें से सभी ही सही हुआ, और यहाँ देखिए यहाँ लेकिन इनमें से सभी नहीं हुआ, यहाँ पे बी हो जाएगा 93 में। फिर से यहाँ पे आ जाइए 97। देखिए अब 97 है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुणक का मान क्या होता है, तो 97 में आपको गुणक का मान एक होता है, गुणक का मान एक होता है। 98 है कि प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाती है, प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाती है, तो आपको 45 डिग्री रेखा बाजार संतुलन रेखा को दर्शाती है, तो 98 का हो जाएगा सी। 99 है 99 एक सेकंड रुकिएगा। 99 यहाँ पे है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, तो घटेगी, बचत क्या होगी, घटेगी, यानी इसका हो जाएगा ए। 100 में है कि जिन परिवर्तियों जिन परिवर्तों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है क्या कहलाती है, तो स्टॉक चर कहलाती है, क्या कहलाती है, स्टॉक चर। तो ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, और सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। और सभी लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी का आंसर सही सही आंसर आपको मिल सके। बाकी अपना राय कमेंट में दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे वो भी कमेंट में बोलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।